पूरा का पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा को वहां से उखाड़ने के लिए जनता पूरी तरीके से अपना मन बना चुकी है। कर्नाटका की जनता जिस तरीके से पिछली चुनी हुई सरकार को भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चला करके, जैसा वो पूरे देश में चला रहे हैं, उनका जनमत को वहां से भाजपा ने उनसे छीना था। उस बात का भी जनता में गुस्सा है और मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार इस बार वहां बनेगी और जो 40% कमीशन वाली सरकार है उसको, जैसा राहुल जी ने कहा है कि 40% कमीशन की सरकार को सिर्फ 40 सीटें ही इस बार कर्नाटक में मिलने वाली हैं। आ रहा है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे असम के मुख्यमंत्री चले जाएं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले जाएं, बट वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पूरा देश जानता है किस तरीके से षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को इन लोगों ने समाप्त किया। लाल कृष्ण आडवाणी के पास कौन सा ऐसा पद है जो आज भी उनके पास सरकारी बंगला है? गुलाम नबी आजाद जो अब सांसद भी नहीं है, क्यों उनके पास सरकारी बंगला है? क्यों उनसे नोटिस देकर के उनका बंगला खाली नहीं कराया जाता है? मुरली मनोहर जोशी के पास क्यों सरकारी आवास है? अडानी का इतना बड़ा घोटाला होता है, पूरे देश के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला आज तक कभी नहीं हुआ। स्मृति ईरानी जी तो आजकल टीवी पे हमेशा अक्सर आ जाती हैं बोलते हुए। कहाँ है स्मृति ईरानी जी? उनको आकर के बेटियों के आंसू नहीं दिखाई देते? हमने पहले भी देखा है हाथरस में क्या किया, हमने पहले भी देखा है उन्नाव में क्या किया। आरोपी वही भाजपा के लोग थे। लखीमपुर खीरी में क्या किया? तो ये भाजपा की संस्कृति हो गई है नरेंद्र मोदी जी के दौर में कि आरोपी अगर बीजेपी का है तो वो आरोपी नहीं है। भाजपा में जो भी रहेगा वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। नमस्कार, আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও। আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি। বৰ্তমান কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন পূৰ্ণগতিত চলি আছে। কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ ওপৰত সমগ্ৰ দেশৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে আৰু তাৰ মাজতে আমি আজি লগ পাইছোঁ NSUIৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসচিব অনুচ্ছেদ শৰ্মা। আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত কিমান অগ্ৰগতি হৈছে, কংগ্ৰেছৰ কিমান আশাবাদী তেওঁলোক। अनुच्छेद जी, आपको नॉर्थ ईस्ट नाव में स्वागत करते हैं। पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी कर्नाटका में इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहा है और बोला जा रहा है कि ये 24 के निर्वाचन का जो सेमी फिनाले है वो है, लोग ऐसे मानते हैं। तो इस कर्नाटका के चुनाव से कांग्रेस कितना उम्मीद है कांग्रेस को इससे? देखिए, पूरा का पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा को वहां से उखाड़ने के लिए जनता पूरी तरीके से अपना मन बना चुकी है। 40% कमीशन की जो भ्रष्टाचार वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वहाँ 3 सालों से जो चला रहे हैं, कर्नाटक की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और उन्होंने अपना मन बना लिया है कि इस बार वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को बनाना है। और रही बात जहाँ तक सेमीफाइनल या फाइनल की आप जो बात कर रहे हैं, देखिए हर चुनाव की अपनी अलग एक महत्वता होती है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कर्नाटका की जनता जिस तरीके से पिछली चुनी हुई सरकार को भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चला करके, जैसा वो पूरे देश में चला रहे हैं, उनका जनमत को वहाँ से भाजपा ने उनसे छीना था। उस बात का भी जनता में गुस्सा है और मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार इस बार वहाँ बनेगी और जो 40% कमीशन वाली सरकार है उसको, जैसा राहुल जी ने कहा है कि 40% कमीशन की सरकार को सिर्फ 40 सीटें ही इस बार कर्नाटक में मिलने वाली हैं। कांग्रेस को अभी जो हम देख रहे हैं, कांग्रेस का लीडरशिप में जो हम देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि एक उम्मीद है लीडर्स में, हम देखते हैं। फिर ये आ गया कर्नाटका का चुनाव, हम देखते हैं उसमें भाजपा के तरफ से पूरे देश भर से उन लोगों का जो नेता है, हमने देखा असम का सीएम साहब को भी स्टार कैंपेनर के तौर पे वहाँ पे वो गया। सीएम साहब ने भी, हमने देखा राहुल जी को वो अपना भाषण में वो बोला कि जो आदमी खुद का गारंटी नहीं ले सकता है वो कैसे कर्नाटका को गारंटी दे सकता है, जिसका वो अपना MP का सीट नहीं बचा सकता है, वो कर्नाटका के लोगों को मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप इस बात को आप कैसे देखते हैं, आप क्या जवाब देंगे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ लोगों का ध्यान मुद्दे से भटकाना चाहती है, क्योंकि कार्य इनकी तरफ से कुछ होता नहीं है, गवर्नेंस इनकी तरफ से कोई सरकार में रहती नहीं है। तो इनका एक मकसद होता है कि चुनाव में मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए
और किस तरीके से चुनाव को पोलराइज करके जनता के मुद्दों से ध्यान भटका करके और वो हिंदू मुस्लिम पे लाया जाए। और जहाँ तक बात है असम के मुख्यमंत्री जी की, तो वो इस चीज़ में आजकल मास्टरमाइंड हो चुके हैं और भाजपा की तरफ से उनको हर बार इस चीज़ के लिए आगे रखा जाता है। लेकिन कर्नाटका की जनता बहुत समझदार है, उनके इस जाल में नहीं फंसने वाली है और पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया इस बार वहाँ से होने जा रहा है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे असम के मुख्यमंत्री चले जाएं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले जाएं, बट वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता पूरी तरीके से वहाँ मन बना चुकी है कि जो सरकार, जिस सरकार के विधायक के बेटे के यहाँ से करोड़ों रुपए निकल रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, जो सरकार वहाँ पर भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर चुकी है, आज उससे जनता त्रस्त है। युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, कोई नौकरी निकली तो उसमें 40% कमीशन मांगा गया, हर एक नौकरी का रेट तय कर दिया गया। भ्रष्टाचार इस तरीके से वहाँ पर जड़ों में लिप्त था कि हमने हर एक पद को वहाँ पर सरकार को बेचते हुए देखा है और आज उसी का नतीजा है कि कर्नाटका की जनता भाजपा मुक्त कर्नाटक बनाने के लिए अपना मन बना चुकी है और ये तय कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस बार वहाँ पे लाना है। चाहे असम के मुख्यमंत्री जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएं, चाहे नड्डा जी जाएं, मोदी जी जाएं, कोई फर्क वहाँ पड़ने वाला नहीं है। कर्नाटका में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरा सवाल फिर भी वही है, क्योंकि सीएम साहब ने बोला है कि जो आदमी खुद का गारंटी नहीं दे सकता है, खुद का एमपी का जो सीट है उसका गारंटी नहीं ले सकता है, तो वो कर्नाटक को कैसे गारंटी दे सकता है? देखिए, पूरा देश जानता है किस तरीके से षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को इन लोगों ने समाप्त किया, किस तरीके से विंडिक्टिव होकर के देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से राहुल जी के आवास को खाली कराने के लिए उनको तुरंत नोटिस पहुंचाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी के पास कौन सा ऐसा पद है जो आज भी उनके पास सरकारी बंगला है? गुलाम नबी आज़ाद जो अब सांसद भी नहीं है, क्यों उनके पास सरकारी बंगला है? क्यों उनसे नोटिस देकर के उनका बंगला खाली नहीं कराया जाता है? मुरली मनोहर जोशी के पास क्यों सरकारी आवास है? क्यों उनसे खाली नहीं कराया जाता है? अकेले राहुल गांधी को ही क्यों एक हफ्ते के अंदर नोटिस पहुंचा दिया गया? भाजपा के एक सांसद को, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को जानकारी भी दी, जिसको सजा होती है, बट उसको 1 महीने तक सरकार समय देती है कि वो अपील करे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उसको रिलीफ मिले, न्याय का उनको पूरा अधिकार दिया जाता है। वहीं राहुल गांधी की, अगर एक कोर्ट ने, निचले स्तर पर कोर्ट ने अगर आदेश दिया, अगले दिन ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इतना क्या डर है मोदी जी को, और इतना क्या डर है भाजपा और आरएसएस को एक आदमी से? तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी का जो डर है, उसकी वजह से मोदी जी और आरएसएस बीजेपी के आदेश पर यह कार्य किया गया है। तो जहाँ तक गारंटी की बात है, तो देश की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है कि देश में जनता के मुद्दों की बात कौन कर रहा है। आज बेरोजगारी, महंगाई, ये जनता के मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर सिर्फ एक ही नेता देश में बात कर रहा है बेबाकी से, उसका नाम है राहुल गांधी। अडानी का इतना बड़ा घोटाला होता है, पूरे देश के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला आज तक कभी नहीं हुआ। 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनीज में अडानी के में लगाए जाते हैं। सरकारी कंपनियों के, सरकारी जो हमारे संस्थाएं हैं, उनका पैसा ले जाकर के एसबीआई और एलआईसी का अडानी के कंपनीज में लगा दिया जाता है सरकार की तरफ से, और सरकार उस पर कोई जांच नहीं करती है। ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए लगा रखा है। किसी भाजपा के नेता के ऊपर आपने 2014 के बाद में देखा कि ईडी सीबीआई का एक भी छापा पड़ा है? तो ये जो सारे वॉशिंग मशीन में जो धुल गए हैं लोग, ये जो दावा करते हैं कि हम बिल्कुल भी भ्रष्टाचार हमारे यहाँ नहीं है, जीरो टॉलरेंस है और बहुत बढ़िया गुड गवर्नेंस है, इस कर्नाटक चुनाव में जनता इनको जवाब देगी। और जहाँ तक बात है राहुल गांधी जी की, तो इस देश की जनता ने उनकी गारंटी ली है। क्योंकि हम तो रोज़ नहीं मिलते हैं, तो कुछ ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो हम आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे अभी आपने बोला अडानी का जो मामला है, अभी जैसे हो गया अडानी का मामला हो गया, फिर हमने देखा सत्यपाल मलिक जी का जो एक बयान आया है, उसके बाद उस विषय पे हो गया। तो क्या ये सब जो मुद्दे अब निकल के आ रहे हैं, से पुलवामा का बात हो गया हो या किसान का आंदोलन का बात हो गया हो, और अभी जो जंतर मंतर में हमारा देश का जो हम जिसको लेके हम गर्व करते हैं, जब वो मेडल लेके आते हैं, तो हम अभी देख रहे हैं वो जो हमारे खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, वो लोग धरने पे बैठे हैं। और उन लोगों का आपको पता ही है, बृजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दखल देने के बाद एक एफआईआर दर्ज होता है, और फिर भी अभी भी वो आदमी जो हम देखते हैं कि
वो बाहर घूम रहे हैं। लेकिन कल परसों का जो हम न्यूज़ देख रहे हैं, विनेश फोगाट ने फेसबुक लाइव किया था, कैसे दिल्ली पुलिस कैसे उन लोगों के ऊपर मतलब जो उनका बिहेवियर था। क्या आपको क्या लगता है, ऐसा देश का जो हमारा धरोहर है, खिलाड़ियाँ, वो लोग धरने पे बैठे हैं, तो क्या ये सब मुद्दा 24 का जो चुनाव का आपका दरिया है वो पार कर सकते हैं? देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि जब ये पहलवान हमारे देश के लिए मेडल लेकर के आए थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इनके साथ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाए, विनेश फोगाट को कहा कि ये मेरे परिवार की बच्ची है। आज वो पहलवान आपसे न्याय मांगने के लिए आपसे आपके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को दखल दे करके दिल्ली पुलिस को आदेश करना पड़ा कि आप एफआईआर दर्ज करिए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? उन पहलवानों ने पहले खेल मंत्री से मिलकर के अपनी मांग रखी, उनको आश्वासन दिया गया कि हाँ हम जांच कराएंगे। जब उनको दिखा कि कोई जांच नहीं हो रही है, सरकार इसको भाजपा के एमपी को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, उनकी मजबूरी है वहाँ पे जंतर मंतर पर बैठना। और एक भी सरकार का नुमाइंदा, स्मृति ईरानी जी तो आजकल टीवी पे हमेशा अक्सर आ जाती हैं बोलते हुए, कहाँ है स्मृति ईरानी जी? उनको आकर के बेटियों के आंसू नहीं दिखाई देते? जो पहलवान कल तक जब मेडल लेकर के आते थे तो वो देश का गौरव होते थे, आज उनको एक पार्टी और विपक्षी दल का आपने क्या कहते नुमाइंदा बना दिया। तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया, मारपीट हुई, वहाँ पे 2 पहलवानों का सिर फटा और पूरे रात वहाँ पर ये सारी चीज़ें चली। पहलवान परेशान हैं और वो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे हमारी जो देश की बेटियाँ हैं वो वहाँ रो रही हैं। और नरेंद्र मोदी जी का एक बार भी दिल नहीं पसीजा, उन्होंने किसी मंत्री को वहाँ पर एक बार भी नहीं भेजा, वो खुद भी नहीं उनकी बात सुन रहे हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है किस तरीके से पहले किसानों को परेशान किया गया, साल भर किसान पड़े रहे, कितने किसानों ने शहादत दी, आखिर में झुकना पड़ा। तो आज जिस एमपी को, जिस भाजपा के सांसद को नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार उनकी जो बचाने में लगी हुई है, हमने पहले भी देखा है हाथरस में क्या किया, हमने पहले भी देखा है उन्नाव में क्या किया, आरोपी वही भाजपा के लोग थे, लखीमपुर खीरी में क्या किया। तो ये भाजपा की संस्कृति हो गई है नरेंद्र मोदी जी के दौर में कि आरोपी अगर बीजेपी का है तो वो आरोपी नहीं है, भाजपा में जो भी रहेगा वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, उसको सब वॉशिंग मशीन में चमकाते रहेंगे। और अगर विपक्षी दल का कोई आदमी है, कोई मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगा तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी सब का रेड लगा दिया जाएगा। देश को सब समझ में आ रहा है और आने वाले समय में फिर मैं कहना चाहूँगा, पहले किसानों के सामने झुके थे, अब इनको पहलवानों के सामने भी झुकना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई की जीत होगी। हमने देखा है बृजभूषण शरण सिंह का बयान, हमने देखा है बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। तो ये तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जब उनके एमपी साहब जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर करने के आदेश दिए जा चुके हैं, पॉस्को जैसी धाराओं में उनके ऊपर कार्रवाई कर चुकी है दिल्ली पुलिस, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, फिर भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के या जेपी नड्डा जी उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। तो ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज कहाँ है उनका, उसकी असलियत क्या है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ राजनीति या चुनाव के टाइम पे निकल करके आता है। जब देश की बेटियां आज न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पे मजबूर हैं, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ है। तो ये तो मोदी जी और उनकी पार्टी को सोचना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कर्नाटक के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह जी एक रैली में एक बयान दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आ गया तो दंगा हो गया। हम देख रहे हैं मणिपुर में जो पिछले कुछ दिनों से हम विजुअल्स आ रहे हैं, जो एक सिविल वॉर जैसा एक परिस्थिति वहाँ पे हो गया है। वहाँ पे तो बीजेपी शासित वो एक राज्य है, तो क्या कांग्रेस के आने से ही दंगा होता है? देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। मणिपुर हमारे देश का एक अहम राज्य है और मैं खुद भी मणिपुर में जाता रहा हूँ और संगठन के कार्यों से मैं वहाँ लोगों से मिलता रहा हूँ। आज वहाँ जो हालात हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है और जिस तरीके से वहाँ आज दंगा हो रहा है, हिंसा हो रही है, मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को
आज कर्नाटका में ना होकर के मणिपुर की हिंसा के बारे में मीटिंग लेनी चाहिए और मणिपुर के बारे में, वहाँ शांति व्यवस्था बहाल कराने के बारे में सोचना चाहिए। मगर जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इनका पूरा नाम होना चाहिए भारत जलाओ पार्टी। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ दंगे कराते हैं। कर्नाटका में इन्होंने दंगे की बात की, बिहार में हमने देखा कि बिहार में किस तरीके से इनके लोगों के द्वारा दंगे फैलाए गए। एक वो यूट्यूबर और किसके थ्रू इन्होंने फेक न्यूज़ फैला करके वहाँ पे दंगा फैलाने की, तमिलनाडु और बिहार को आपस में लड़ाने के प्रयास किए। इनका प्रयास पूरे देश में आपसी भाईचारे को ख़त्म करना है, एक दूसरे को आपस में लड़ाना है, दंगे कराना है और उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। शर्म करनी चाहिए देश के गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को। उनको ये सोचना चाहिए कि वो भाजपा के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश की जनता के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। तो आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनको वहाँ कर्नाटका में चुनाव प्रचार दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े शर्म का विषय है। इससे पहले आज तक इस देश में इतनी बेशर्मी के साथ किसी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उन दोनों को और जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन सभी को अभी, क्योंकि मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तो उनको मणिपुर की चिंता, जो हालात हैं उस पर चिंतन करना चाहिए और वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करानी चाहिए। हम लोगों ने देखा जो APCC के नेतृत्व में 11 जो यहाँ का रीजनल पार्टीज़ है या फिर नेशनल पार्टीज़ है, जो भी अब लोग एक अलायंस पे आ रहे हैं, एक गठबंधन में आ रहे हैं। सत्ता में वापस आने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस ने एक समय पे जो कांग्रेस का साथी हुआ करता था AUDF को दरकिनार करके साइडलाइन कर दिया। और रिसेंटली एक हमने मौलाना बदरुद्दीन अजमल जी का एक हमने स्टेटमेंट सुना, जिसमें अभी मुझे कहने के लिए तो ख़राब लग रहा है, लेकिन मुझे सवाल जो पूछना पड़ेगा, तो अजमल जी बोला कि ये विरोधी जो है वो हिजड़ों का फौज बना रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में सबसे पहले एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में जब आप जनता के बीच में जाकर के, जनता के द्वारा आपको चुना गया है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको अपनी भाषा पर मर्यादा रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अजमल साहब जिन्होंने जो ये शब्दों का प्रयोग किया है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और क्योंकि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं तो उनकी बौखलाहट, जाहिर सी बात है, उनके जब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है तो उनको समझ में आ रहा है कि आने वाले चुनाव में क्या उनका परिणाम होने वाला है। तो ये उनकी बौखलाहट दर्शाता है। तो आने वाले दिनों में किसी भी हालत में सत्ता में आने के लिए अजमल का ज़रूरत कांग्रेस को नहीं है। जब उनको लिया नहीं गया है अलायंस में और जब वो ऐसी बयानबाजी करेंगे, पर्दे के पीछे से और पर्दे के आगे से भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे, तो ऐसे में उनको साथ रखने का क्या मतलब? इन दलों से कितना उम्मीद है? जो अभी आप लोगों के साथ आए हैं, अखिल गोगोई हो गया, लुरिनज्योति गोगोई हो गया, इन लोगों का CAA प्रोटेस्ट के टाइम में हमने देखा इन लोगों का एक अलग ही रोल था। हाँ, फिर बाकी जो लेफ्ट पार्टीज हो गया, अजीत कुमार भूया का पार्टी हो गया, तो इतना सारा दल जो है अभी इसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये सब तो पेपर पैड वाला पार्टी है, ग्राउंड में वर्कर्स नहीं है। तो आपको इन पार्टियों से कितना उम्मीद है? क्या ये पार्टीज आपके साथ मिलकर सत्ता में आपको वापसी करा सकते हैं? नहीं, ये सवाल सत्ता की वापसी का नहीं है। अभी सवाल है कि जो भी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और RSS की जो सोच है, देश विरोधी जो सोच है, जिसकी वजह से आज देश के तमाम राज्यों में दंगे हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज देश के तमाम राज्यों में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, आज उस सोच के खिलाफ एकजुट होकर के खड़े होने का समय है। तो मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष को एकजुट करने का जो प्रयास है, ये प्रयास ना सिर्फ आसाम में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और ये प्रयास सिर्फ इसलिए है ताकि जो एक समान विचारधारा के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की फूट डालने की सोच में भरोसा नहीं रखते हैं, वो एक मंच पर आकर के आने वाले समय में एक साथ होकर के इस लड़ाई को लड़ें। और जनता का ये फैसला होगा, जनता को चुनना है कि वो विपक्षी एकता को अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर एक ऑप्शन, मजबूत ऑप्शन के तौर पर देखते हैं, वो बिल्कुल इस विपक्ष को चुनेंगे। और आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि कौन भाजपा के साथ मिले हुए लोग हैं और कौन उनकी पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं।
जिन लोगों की जो बौखलाहट जो भी सामने आ रही है, इनका भी चेहरा सामने आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और मेरी समझ से पूरे देश में विपक्षी दलों को, जो भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार से परेशान है और जो जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको एकजुट होकर के आने वाले समय में बीजेपी को देश से हटाना होगा। मेरा आखिरी सवाल, असम का जो जितना भी यूथ है, स्टूडेंट्स है, उन लोगों को साथ में लाने के लिए NSUI की तरफ से हो या फिर युवा कांग्रेस की तरफ से हो, APCC की तरफ से हो, आप लोगों का परिकल्पना कैसा है? देखिए, हम लगातार अपने जो हमारी जिम्मेदारी है कॉलेज कैंपसेस में, हम उसको पूरा कर रहे हैं। छात्रों को जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। आने वाले समय में हम छात्रों को संविधान के बारे में भी और लोकतंत्र क्यों इस देश में ज़रूरी है, क्या लड़ाई हमारे पूर्वजों ने और कांग्रेस पार्टी के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, उन लोगों ने किस तरीके से अपने खून पसीने से देश को संविधान दिया। तो आज ये छात्रों को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली मकसद है वो इस देश से संविधान को ख़त्म करना है और हमें छात्रों को ये जागृत करने का ज़रूरत है कि वो लोकतंत्र को कैसे बचाएं, संविधान को कैसे बचाया जाए। तो इस प्रमुख उद्देश्य के साथ आने वाले समय में NSUI पूरे प्रदेश में छात्रों को जागरूक करने का हम एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम भी हमने सोचा है कि हमारा संविधान हमारा अधिकार। और इस मुहिम को पूरे प्रदेश में हम चलाएंगे और आने वाले समय में बड़े स्तर पर छात्र समुदाय को एकजुट करके उनको हम ये समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और RSS का जो फांसीवादी जो सोच है, जो तानाशाही और जो हिटलरशाही है, उसका परिणाम आने वाले समय में क्या हो सकता है, किस तरीके से ये एक सोची समझी साजिश के तहत देश से संविधान को हटाना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ हम छात्रों को एकजुट करके और मजबूत देने का काम करेंगे। धन्यवाद। इमान समय आमार सहित उपस्थित आसिल NSUI राष्ट्रीय महासचिव अनुशेष शर्मा। আপোনালোকে অধিক খবৰ পাই চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।